Welcome guys to my study YouTube channel, Study King. We are going to start with the second chapter of our NCERT book, Kings, Farmers and Towns. Themes in Indian History, Class 12, Book 1. पहला चैप्टर है हमारा राजा, किसान और नगर. As the title is suggesting that in this chapter we are going to read the most important and initial step of our NCERT history or our Indian history. So we have to conclude the important dynasties of our Indian history. So in this chapter we are going to read अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमीज, शुरुआती राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें मौर्य वंश से लेकर गुप्त वंश तक का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास हम पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन. There were several changes in economic and political life between 600 BC and 600 CE. 600 BC और 600 CE के बीच आर्थिक और राजनीतिक जीवन में कई बदलाव हुए. The most important was the emergence of early stage empires and kingdoms, जिसमें शुरुआती सबसे महत्वपूर्ण जो है राज्यों के साम्राज्य, राज्यों का उदय था. There were other changes as well, like growth in agricultural production, emergence of new towns, etc. अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि नए शहरों का उदय, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, ये सब हमें देखने को मिलते हैं. Historians try to understand these changes by using a variety of sources, inscriptions, text, coins. तो इतिहासकारों ने इन बदलावों को जानने के लिए अनेक तरह के स्रोतों का उपयोग किया, जिसमें इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख शामिल हैं, ग्रंथ शामिल हैं और सिक्के इत्यादि शामिल हैं. इनका उपयोग करके इन परिवर्तनों की समझने की कोशिश की है. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड सोर्सेस डू नॉट टेल द एंटायर स्टोरी. तो यह एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि जितने भी हमें रिसोर्सेस मिले हैं वो सीधे नहीं इंडिकेट करते कि ये चीज एग्जैक्ट ये होगी, या उन रिसोर्सेस से हमें एग्जैक्ट चीजें पता नहीं चल पाती. तो हिस्टोरियन ने उन रिसोर्सेस को पता लगाने के लिए, उन रिसोर्सेस से हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को पता लगाने के लिए कई तरीके अपनाए, जो हमें देखने को मिलेंगे कि किस तरह से उन्हें पता लगाने की कोशिश की गई है. Some development during the long span of 15 years following the end of Harappan civilization. हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंत के 1500 साल तक कुछ विकास, या हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद से 1500 साल तक सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के आसपास में जो भी विकास हुए वो हम देखेंगे. There were several development that took place in India during the long span of 1500 years following the end of Harappan civilization there. हड़प्पा सभ्यता के अंत के 1500 वर्षों के लंबे समय के दौरान भारत में कई विकास हुए, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से डेवलपमेंट हुए. ऋग्वेदा was composed along the Indus and its tributaries. सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ऋग्वेद लिखी गई, ऋग्वेद को कंपोज किया गया. ऋग्वेद की रचना सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास की गई. एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इमर्ज्ड इन मैनी पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट. तो उपमहाद्वीप के बहुत सारे भागों में कृषि बस्तियों को देखने को मिला. क्यों? अब एग्रीकल्चर, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमने देखा, वहां पे एक शहरी व्यवस्था थी. फिर उसके बाद जब उसका डिक्लाइन हुआ 1920 के बाद शुरू हुआ, तो देखा एक रूरल वे ऑफ लाइफ डेवलप हुआ. जब एक देहाती जीवन जीने की जीवन को एक तरजीह दी जाने लगी, तो उसमें हमने देखा देहाती जीवन में जो है बहुत सारी कृषि बस्तियां उभरने लगी. उपमहाद्वीप में कई हिस्सों में कृषि बस्तियां उभरती हैं. इमर्जेंस ऑफ न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड लाइक मेगालिथ इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया. फिर उसके बाद जो है
मोस्ट ऑफ जब मध्य और दक्षिण भारत में मेगालिथ जैसे मृतकों के निपटान के लिए नई विधा का युद्ध उदय हुआ। इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स, नए नगर और राज्यों का उदय हुआ। The 6th century BC was a turning point in early Indian history. Reason: छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसके कई कारण रहे। The 6th century BCE is often regarded as a major turning point in early Indian history. 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को अक्सर भारतीय इतिहास के एक प्रमुख मोड़ माना जाता है। भारतीय इतिहास का एक प्रमुख मोड़ मानते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। उसके बहुत सारे कारण हैं, देखेंगे कौन कौन से वजह रही। दिस एरा इज नाउन फॉर सम क्रूशियल डेवलपमेंट दे आर, यह कुछ महत्वपूर्ण विकास के लिए जाना जाता है। उनमें से देखेंगे इंक्रीज यूज ऑफ आयरन, जब देखेंगे 6वीं शताब्दी तक जो है ईसा पूर्व के बाद जो है लोहे का उपयोग बढ़ गया था। डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, सिक्कों का विकास हो गया था। इमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट एंड सिटीज, प्रारंभिक राज्य और शहरों का उद्भव हुआ। नए नए शहर बनने लगे थे, नए नए राज्य उभर के सामने आए थे। राइज ऑफ द न्यू रिलीजन्स नेमली जैनिज्म एंड बौद्धिज्म, फिर उसके बाद नए नए धर्मों जैसे जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। फिर इन रिलीजन्स की अपनी एक अलग फिलॉसफी थी। उन फिलॉसफी के मानने वाले राजाओं ने अपने अलग तरीके से बिहेव करना शुरू किया। तो ये सारी चीजें हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद देखने को मिलती है। फीचर्स ऑफ महाजनपद, महाजनपद की विशेषताएं। अगर हम 16 महाजनपदों की बात करें तो ये रहा भारत का नक्शा। इसमें हम एक एक करके सारी महाजनपदों को देखेंगे। यहां से शुरू करते हैं। यहाँ ये कंबोजा, तक्षशिला, गंधार। फिर उत्तरापंथ में आते हैं कुरुक्षेत्र, पांचाल, ये बरेली का इलाका, ये सारा। मध्य प्रदेश सौरेशण, मत्स्य। फिर उज्जैन, छेदी, बत्सा, कौशला, मल्ल, बज्जी, बिरजी बोलते हैं इन्हें, अंग, काशी, मगध। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हम लोगों को जो पढ़ना है वो मगध है। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है आपकी 16 महाजनपदें। मैप को आप गौर से देख लें, ये आपकी 16 महाजनपदें। पद की विशेषताएं। The 16th century BCE is known for the rise of 16 महाजनपद। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है 16 महाजनपदों के उदय के लिए जाना जाता है। यानी इस वक्त तक 16 महाजनपदें वजूद में आ गई थी। ऐसी 16 महाजनपदें देखने को मिलती हैं जो कि प्रॉस्परस और अपनी अलग अलग कैटेगरी के लिए फेमस थी, बहुत ज्यादा समृद्ध और अपनी विशेषताओं के लिए फेमस थी। These were either ruled by king or गण संघ, each had its own capital, often fortified। या तो इन्हें राजाओं द्वारा या गढ़ द्वारा, जो कि कमेटी होती थी, शासन किया जाता था। या ये भी जो 16 महाजनपदें थी इनमें या तो डायरेक्ट एक शासक होता था, किंग होता था, या तो गण या संघ जैसे कमेटी होती थी जो इन महाजनपद पे शासन करती थी। सम स्टेट मेंटेन परमानेंट स्टैंडिंग आर्मीज रिक्रूटेड फ्रॉम द पीसेंट्री एंड रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज। कुछ राज्यों ने स्थायी और नियमित नौकरशाहों से भर्ती स्थायी सेना को बनाए रखा। फिर इसके बाद देखेंगे कि जो भी महाजनपद थी वो किस तरीके से अपनी सुरक्षा को लेके इंतजाम करती थी या सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार करती थी। कुछ राज्यों ने स्थायी और नियमित नौकरशाहों को भर्ती कर सेनाओं को बनाए रखा। धर्मसूत्र लेट डाउन नॉर्म्स फॉर द किंग एंड पीपल। धर्मसूत्र जो कि ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया था
उसमें राजा और अन्य लोगों के लिए मानदंड निर्धारित किया। अब धर्म सूत्र जो है इसमें हमें ये पता चलता है कि अलग अलग सेक्ट या अलग अलग वर्ण जो है अलग अलग काम को अंजाम देते थे। जैसे क्षत्रिय वर्ण के बारे में हमें देखने को मिलता है, तो उसमें कहा कि राजा जो है क्षत्रिय वंश से ही होगा, उसका काम होगा लोगों से टैक्स कलेक्ट करे, और जो भी लोग काम करते हैं जैसे ब्लैक स्मिथ वगैरह हो गया, लोहार वगैरह हो गया, अपना हंटर गैदरर्स हो गए, और जितने भी ऐसे लोग होते हैं उनसे श्रद्धांजलि यानी ट्रिब्यूट, जो कुछ भी वो कमाते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं, उससे वो ट्रिब्यूट लेना। शासकों का कार्य लोगों से कर और श्रद्धांजलि एकत्रित करना था। फिर आगे हम देखेंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध। अब मगध को अगर हम पढ़ेंगे तो मगध को पढ़ने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि मगध क्यों अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, या मगध की एक अहमियत हमें क्यों देखने को मिलती है। मगध के उदय के लिए जिम्मेदार कारक। बिटवीन द 6th and 4th century BCE, मगध became the most powerful महाजनपद। छठी और चौथी ईसा पूर्व शताब्दी के दौरान मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर लाइक बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद। शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद। तो एक स्टेट को रन करने के लिए या स्टेट को समृद्ध बनाने के लिए एक रूलर की जरूरत होती थी। और अगर हम बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्मानंद की तरफ देखें तो उनमें एक शक्तिशाली और एक महत्वाकांक्षा देखने को मिलती है, जो कि और रूलर से उन्हें अलग करती है। तो मगध के उदय के लिए सबसे मेन कारण उसके शासकों का शक्तिशाली होना और महत्वाकांक्षी होना, एम्बिशियस होना, यानी उनकी एक सोच कि हम इस राज्य को महान बनाएंगे, वो भी एक फैक्टर था मगध के राइज के लिए या मगध के उदय के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन इनेबल द मगधन्स टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। लोहे की उपलब्धता ने मगध को उपकरण और हथियार बनाने में सक्षम बनाया। अगर हम मगध को लोकेट करें तो मगध ऐसे इलाके में लोकेटेड था जहां पे लोहे को आसानी से पाया जा सकता था। अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट इन फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्मी। तो उस वक्त क्या होता था, स्टैंडिंग आर्मी होती थी, स्थायी सेना होती थी, जिसमें एक घोड़ा हो गया, ऊंट हो गया, हाथी हो गया और प्यादे। ये जो है आपकी सेना के एक इंटीग्रल पार्ट होते थे, एक महत्वपूर्ण पार्ट होते थे। और अगर कोई आप पे अटैक करता था तो जितनी ऊंची आपकी सवारी होगी उतना ज्यादा आप अपने आप में बचाव कर सकते थे। तो लोहे से तो हथियार हम बना लेते थे सही, अब बचाव के लिए हाथी भी हमें मिलते थे। और मगध के आसपास जो है जंगल का इलाका था, जिससे हमें सेना के लिए हाथी आसानी से मिल जाते थे और सेना को और शक्ति मिलती थी और सेना की ताकत और बढ़ जाती थी। जंगलों में हाथी की उपलब्धता और सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा। तो जंगलों में हाथी मिलने से सेना की ताकत बढ़ जाती थी। फर्टाइल सोइल प्रोवाइडेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। उपजाऊ मिट्टी से कृषि उत्पादकता प्रदान की जाती थी। अब किसी भी स्टेट की प्रॉस्पेरिटी जो है हम उसकी प्रोडक्शन से पता लगाते हैं। और अगर हम मगध की तरफ देखें तो उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। जैसे कि हम अगर सिक्योरिटी की नजर से देखें तो हमने हाथी को देख लिया, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर आर्मीज, एक उनकी आर्मी का एक अहम हिस्सा हो गया था। फिर उसके बाद देख लिया कि लोहा मिलता था जिससे उन्हें हथियार बनाने में आसानी होती थी। फिर देख रहे हैं हम उपजाऊ मिट्टी थी जिससे कृषि उत्पादकता मिली। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडिंग मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। गंगा और उसकी सहायक नदियों ने सस्ते और सुविधाजनक संचार के साधन को प्रदान किया। देखो 4-5 चीजें किसी भी एक स्टेट या किसी भी एक राज्य की समृद्धता को निश्चित करती है। तो मगध में हमें वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आपका सस्ता कम्युनिकेशन सिस्टम, सस्ता संचार सिस्टम देखने को मिलता,
सस्ता और अच्छा संचार सिस्टम देखने को मिलता, सैनिक ताकत देखने को मिलती है, सैनिक शक्ति देखने को मिलती है, मिट्टी की उत्पादकता देखने को मिलती है जिससे फसलें अच्छी हो सकती थी, और लोकेशन ऑफ द पाटलिपुत्र फैसिलिटेटेड रूट ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग गंगा। फिर उसके बाद जो है मगध की जो राजधानी, नई राजधानी जो है पाटलिपुत्र, उसकी लोकेशन भी गंगा के आसपास जो है वो एक सुगम मार्गों का मतलब कम्युनिकेशन के लिए बहुत, कम्युनिकेशन की नजर से बहुत अच्छा रास्ता प्रदान करती थी। राजगिरा द ओल्ड कैपिटल ऑफ मगध वाज लोकेटेड अमंग हिल। तो राजगिरा जो कि मगध की पुरानी राजधानी थी वो पहाड़ियों के बीच स्थित थी। फिर नई कैपिटल जो है वो गंगा नदी के जस्ट बराबर में बनाई गई। द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। The rise of the Magad culminated in the emergence of the Mauryan Empire. मौर्यों के उदय के साथ ही मगध का समापन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य was the founder of empire who extended control up to Afghanistan and Balochistan. चंद्रगुप्त मौर्य उस साम्राज्य के संस्थापक थे जिन्होंने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक नियंत्रण बढ़ाया था। His grandson Ashoka, the most famous ruler, conquered Kalinga. उनके पोते अशोक ने सबसे प्रसिद्ध शासक था इस कलिंग को जीत लिया था। यानी अशोक ने कलिंग को जीत लिया था। जो कलिंग जो है भारत के उड़ीसा के आसपास का इलाका होता था, अशोक ने उसे जीत लिया था। Variety of sources reconstruct the history of the Mauryan. मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोत। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें मौर्य साम्राज्य को पढ़ने के लिए तो हमें टेक्स्ट मिलते हैं, यानी ग्रंथ देखने को मिलते हैं, बौद्ध ग्रंथ, शिलालेख देखने को मिलते हैं। और ये जो है मौर्य साम्राज्य के एक नेचर प्रदान करते हैं। मौर्य साम्राज्य की प्रकृति को हमें बताते हैं, किस तरह का प्रकृति थी मौर्य साम्राज्य की, या एक राजा और प्रजा के बीच किस तरह के संबंध थे। तो बहुत सारी चीजें हमें शिलालेखों और बौद्ध ग्रंथों से पता चलती हैं। हिस्टोरियंस हैव यूज्ड वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। दे आर, इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया। अब जब किसी भी हम साम्राज्य की या किसी भी एम्पायर की हम हिस्ट्री को अगर रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। और मौर्य साम्राज्य के इतिहास को अगर रिकंस्ट्रक्ट करने की बात आती है तो हमें अलग अलग तरह के रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंड स्पेशली स्कल्पचर्स, अशोकाज इंस्क्रिप्शंस। पुरातात्विक खोजों में विशेष रूप से मूर्तिकला और अशोक शिलालेख। तो मूर्तिकला और अशोक शिलालेख ने हमें मौर्यों के इतिहास बनाने में लिए या मौर्यों के इतिहास को दोबारा लिखने में बहुत मदद की। लिटरेसी सोर्सेस लाइक इंडिका अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, बौद्धिस्ट एंड जैन एंड पौराणिक लिटरेचर। तो फिर उसका साहित्यिक स्रोत जैसे कि मेगास्थनीज की लिखी हुई इंडिका, कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र यानी चाणक्य लिखा हुआ, चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था वो, और बौद्ध और जैन के जो पिटक, बौद्ध धर्म के पिटक थे, और जैन धर्म का भी अपना एक साहित्य था। तो और पौराणिक साहित्य, फिर पुराण में से हमें इन सब बातों की जानकारी मिली है। और ये सभी लिटरेचर, जितने भी लिटरेरी सोर्स जितने भी थे, सारे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देते थे एक इतिहास के बारे में। अशोका's धम्म, अशोक के धम्म। Ashoka was the first ruler who inscribed his messages to his people on rocks and pillar on stone. अशोक पहला शासक था जिसने पत्थरों, चट्टानों और स्तंभों पर अपने लोगों के लिए अपने संदेश अंकित किए। तो यानी लोगों को बताने के लिए उसने सडनली एक ऐलान करवाने भर से ही लोगों को संदेश नहीं दिया, बल्कि वो संदेश जो है चट्टानों जैसे कि रॉक्स एंड पिलर्स, चट्टानों और स्तंभों पर अंकित किए गए थे। He used the inscriptions
टू प्रोक्लेम हिज प्रिंसिपल ऑफ धम्मा दिस इंक्लूडेड, उन्होंने शिलालेख का उपयोग धम्म के अपने सिद्धांतों को घोषित करने के लिए किया, जिसमें धम्म के सिद्धांत में बहुत सारी चीजें शामिल थी। रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, इसमें बड़ों का सम्मान शामिल था। जेनोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण एंड अदर सेक्ट, काइंडनेस टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, ब्राह्मणों के प्रति उदारता और दासों के प्रति और सेवकों के प्रति दया भाव, ये सारी चीजें शामिल थी। रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड अदर रिलीजन्स, अन्य धर्मों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता, यानी कोई भी एक धर्म दूसरे धर्म को ऑप्रेस नहीं करेगा। ये सारे धम्म के एक इंटीग्रल पार्ट थे, धम्म के प्रिंसिपल्स थे, जो कि हमें अशोक के स्तंभ लेखों, चट्टानों, इन सब से पता चलता है। और ये अशोक के रूलिंग पीरियड की विशेषता बताते हैं। फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एज मेंशन्ड in Ashokan inscription. The Mauryan king was the center of the great administrative system. He enjoyed absolute power. The vast empire was divided into number of provinces. The Mauryans had a strong standing army. अशोक के शिलालेखों में वर्णित मौर्य प्रशासन की विशेषताएं। मौर्य राजा महान प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र था। उन्होंने पूर्ण शक्ति का आनंद लिया। विशाल साम्राज्य को प्रांतों की संख्या में विभाजित किया गया। मौर्यों के पास एक मजबूत सेना थी। अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में 3-4 चीजें देखने को मिलती हैं। शक्ति किसके हाथ में ज्यादा है, या शासन करने की व्यवस्था क्या है, या कौन से लोग हैं जो शासन प्रणाली में शामिल हैं। तो मौर्य साम्राज्य में हमें देखने को मिला है कि मौर्य राजा महान प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र था। अगर हम सेंट्रल पावर देखें तो किंग होता था, और सेंट्रल पावर देखने के बाद किंग होता था, और फिर उसके बाद एब्सोल्यूट अथॉरिटी किंग के पास होती थी। और फिर उसके बाद जो इन्होंने जो इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना बड़ा एम्पायर था, उसे अलग अलग प्रोविंसेस में बांट दिया था। और फिर इसके बाद कंट्रोल के लिए, नियंत्रण करने के लिए और सुरक्षा के लिहाज से मौर्यों के पास जो है एक महत्वपूर्ण सेना थी या मजबूत आर्मी थी। 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। There were 5 major political centers, Patliputra, Takshashila, Ujjaini, Tosali, Suvarnagiri, to administer the vast empire. These centers were situated on the important long-distance trade routes. Communication along both land and riverine routes was vital for existence of empire. विशाल साम्राज्य को संचालित करने के लिए 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। यह केंद्र महत्वपूर्ण लंबी दूरी के व्यापार के मार्गों पर स्थित थे। साम्राज्य के अस्तित्व के लिए भूमि और नदी मार्गों दोनों के लिए संचार के महत्वपूर्ण थे। तो किसी भी एक साम्राज्य में सिक्योरिटी के लिहाज से या उसकी प्रोस्पेरिटी के लिहाज से कम्युनिकेशन बहुत एक अहम रोल अदा करता है। अगर हम अशोक के साम्राज्य की बात करें, अशोक के एम्पायर की बात करें, तो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हमें देखने को मिलते हैं, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, सुवर्णगिरी। फिर इसके बाद ये 5 जो थे 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, वो किसी न किसी तरीके से तो इस विशाल साम्राज्य को अस्तित्व के लिए, तो इसे अगर सिक्योरिटी सुरक्षा के लिहाज से बनाए रखने के लिए हमें या तो उसे नदी मार्गों द्वारा या जो भी एक भूमि मार्ग जो होता है या जमीनी तौर पे उसे जोड़ना बहुत जरूरी होता है सुरक्षा के लिहाज से। तो इस एम्पायर में हमें दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। जितने भी प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, या तो वो किसी नदी मार्ग द्वारा या किसी जमीनी मार्ग द्वारा एक दूसरे से जुड़े गए थे। फिर आगे हम देखते हैं
रोल ऑफ सब कमिटीज, उप समितियों की भूमिका। Megasthenes mentioned a committee with 6 subcommittees was organized for coordinating military activity. They looked after the navy, transport, infantry, cavalry, chariots and elephants. मेगस्थनीज ने समन्वय के लिए 6 उपसमितियों वाली एक समिति का उल्लेख किया। वे नौसेना, परिवहन, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथों और हाथियों की देखभाल कर रहे थे। अब हमने देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिहाज से किस तरीके से प्रमुख इलाकों को जोड़ा गया था, प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ा गया था। अब प्रमुख क्षेत्रों को नियंत्रण के लिए या उनपे एक तरीके से व्यवस्थित नियंत्रण के लिए क्या क्या समितियां या क्या क्या उपाय किए गए थे, तो हमने देखने को मिल रहा है कि सब कमिटीज थी, उप समितियों का गठन किया गया था। अब उप समितियां जो है अलग अलग तरीके से अपना काम अंजाम देती थी। तो इसमें 6 उप समितियों वाली एक कमेटी का जिक्र किया गया जो कि मेगास्थनीज की बुक इंडिका में बताया गया है। तो उसमें बताया गया है कि जो भी 6 उप समिति थी वो नौसेना, परिवहन, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथों और हाथियों की देखभाल करती थी। यानी जब भी मोबिलाइजेशन होता था सिक्योरिटी या आर्मी या नेवी का, तो उप समितियों की एक अहम भूमिका होती थी उसके लिए। द सेकेंड कमिटी वॉज टू अरेंज द bullock cart to carry equipment, procure food for soldiers and fodder for animals, and recruit servant and artisans to look after the soldiers. फिर मतलब एक स्टैंडिंग आर्मी मौजूद थी वहां पे। तो स्टैंडिंग आर्मी मौजूद होने के साथ ही आपका जो भी आर्मी का हिस्सा है उसका ख्याल, उसकी देखभाल भी आपकी जिम्मेदारी होती है, एक राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो उसके लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया था। दूसरी समिति सैनिकों के लिए उपकरणों की खरीद, पशुओं के लिए चारा खरीदने और बैलगाड़ियों की व्यवस्था करने और सैनिकों की देखभाल करने के लिए नौकरों और कारीगरों को भर्ती करने के लिए थी। फिर उसके बाद हम सब कमिटीज के बारे में देखेंगे कि जो अलग अलग कामों को अंजाम दिया जाता था। और फॉर द इंश्योरिंग दैट सोल्जर गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट दे ऑर्गेनाइज द कमिटीज। मेजर्स ऑफ अशोका टू होल्ड हिज एम्पायर। अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए अशोक के उपाय। अशोका ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपेगेटिंग धम्मा। अशोक ने धम्म प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की। ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड धम्मा महामत्ता टू स्प्रेड द मैसेजेस ऑफ धम्म। उन्होंने धम्म के संदेश फैलाने के लिए धम्म महामत्ता नामक विशेष अधिकारी नियुक्त किए। न्यू नोशन ऑफ किंगशिप पोस्ट मौर्यन पीरियड। राज सत्ता की नई धारणा, मौर्योत्तर काल। अब हमने मौर्यन के रूलिंग फीचर्स देखे कि मौर्यों ने किस तरीके से एक मोनोपोली हासिल की और किस तरीके से एक व्यवस्थित नियंत्रण स्थापित किया। अब मौर्योत्तर काल में हमें अनेक तरह के राजाओं का इतिहास देखने को मिलता है, जिसमें हम कुषाण, सातवाहन, शक, पांड्याज, चोल, चेर जो कि तमिल क्रम में थे, ये सब देखने को मिलते हैं। बाय 2nd century BC, new chiefdom and kingdom emerged in several parts of subcontinent. दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में नए प्रमुख राज्य बन गए। चोल, चेर, पांड्याज इन तमिल क्रम वर नॉन फ्रॉम संगम टेक्स्ट। तो भारत के दक्षिण हिस्से में चोल, चेर और पांड्या देखने को मिलते हैं, जो कि संगम ग्रंथों द्वारा हमें पता चलता है। Several states including Satvahan and Shak took advantage from long distance trade. सातवाहन और शकों ने सहित कई राज्यों ने लंबी दूरी व्यापार से लाभ उठाया। कुषाण ruled over a vast kingdom extending from
सेंट्रल एशिया टू द नॉर्थ वेस्ट एशिया। कुषाणों ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व से मध्य एशिया और उत्तर पश्चिमी भारत तक फैले एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। Their history has been reconstructed from inscriptions, coin and sculptures. The notion of kingship they wanted to convey are well reflected in their coins and sculptures. तो उनका इतिहास जो है उनकी शिलालेखों द्वारा, उनके सिक्कों द्वारा और उनकी मूर्तियों द्वारा जाना गया है। राजाओं की धारणा जो बताना चाहते थे वे इनके सिक्कों और मूर्तियों से अच्छी तरह परिलक्षित होती थी। यानी जिस तरीके से वो एक रूलिंग क्लास को दिखाना चाहते थे या एक अथॉरिटेरियन पोजीशन को दिखाना चाहते थे, वो हमें उनके स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स से पता चलती है। यानी मूर्तियों, सिक्कों और शिलालेखों से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। Huge statues of Kushan rulers have been found in UP, Afghanistan. This indicates that Kushan considered themselves godlike. They claimed divine status and adopted the title Devaputra or Son of God. कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश और अफगानिस्तान में पाई गई हैं। यह दर्शाता है कि कुषाण स्वयं को देवतुल्य मानते थे। उन्होंने ईश्वरीय स्थिति का दावा किया या देवपुत्र या ईश्वर पुत्र का शीर्षक अपनाया। फिर उसके बाद देखेंगे कुषाण जो है एक रूलर को किस तरीके से दिखाना चाहते थे। कुषाण ने जो है बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई और अपने आप को टाइटल दिया। अपने आप को देवपुत्र कहलाते थे, ईश्वर का पुत्र कहलाते थे, ताकि लोग एक तरीके से सम्मान भाव बनाए रखें अपने राजा की तरफ और प्रजा जो है उन्हें एक ऐसी पोजीशन पे देखे जिसपे वो उनकी सत्ता को समझने में या उनकी सत्ता को मानने में झिझक ना महसूस करे। तो कुषाण के बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं। स्टोरी ऑफ द गुप्ताज हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर्स, कॉइन्स इंक्लूडिंग inscriptions, prashastis. For example, Prayag Prashasti, Allahabad Pillar inscription composed by Harishan, court poet of Samudragupta. गुप्त वंश के इतिहास को प्रशस्तियों सहित साहित्यों, सिक्कों और शिलालेखों से लिया गया है। उदाहरणार्थ प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशयन ने की थी। तो गुप्त वंश के इतिहास को पढ़ने के लिए हमें जो है लिटरेचर्स, कोएंस और इंस्क्रिप्शंस, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इन सब के जरिए जो है हम गुप्त वंश को इतिहास को हम जान सकते हैं। इलाहाबाद में हमें स्तंभ लेख मिलता है जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशयन द्वारा लिखा गया था। What did subject think about their rulers? जो प्रजा होती थी वो अपने राजा के बारे में क्या सोचती थी, राज्य में रहने वाले लोग अपने शासकों के बारे में क्या सोचते थे। हम अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ राजा या जो भी रूलिंग क्लास है उसकी हिस्ट्री को पढ़ें। हमें उस रूलिंग क्लास के साथ साथ वो उन सब्जेक्टों के बारे में भी पढ़ना चाहिए या उस प्रजा के बारे में पढ़ना चाहिए जो उस रूलिंग क्लास का हिस्सा थी। यानी जिस इलाके या जिस क्षेत्र में आप एक राजा के बारे में या जिस इलाके के राजा के बारे में आप बता रहे हैं, उस इलाके में रहने वाली प्रजा के बारे में आप दर्शाएंगे कि उनका इतिहास क्या था या इतिहास में उस इलाके की प्रजा क्या मायने रखती है। तो इतिहासकारों ने इसे जातक Historians have tried to understand this by examining stories contained in Jataka written in Pali and Panchtantra. तो पंचतंत्र और जातक में लिखी हुई कहानियों द्वारा इतिहासकारों ने इन्हें जानने की कोशिश की, इस बात को जानने की कोशिश की कि प्रजा की क्या हालत थी या प्रजा की क्या दशा थी। The Jataka story indicates the strained relationship between king and subject. King demanded high taxes and peasants opposed to this.
जहां तक कहानी राजा और लोगों के बीच तनावपूर्ण संबंध को इंगित करती है। राजा ने उच्च करों की मांग की और लोगों ने इसका विरोध किया। तो हमें देखने को मिलता है कि हमेशा जो है राजा इतना दयाभाव नहीं रखते थे। कभी कभी प्रजा की हालत न देख के राजा जो है उच्च करों की मांग करते थे और उन पर दबाव डाला जाता था। तो ये सारी चीजें इतिहास में हमें देखने को मिलती रही हैं। अगर हम राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राजा अपने खजाने को बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें करता है। अगर प्रजा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अचानक ये बर्डन आने की वजह से, अचानक करों का बोझ आ जाने की वजह से प्रजा को अनेक अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हिस्ट्री को पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक इस अंदाज में हिस्ट्री को पढ़ा जाए जिससे हमें एक राजा या एक जो उसका इलाके में रहने वाला सब्जेक्ट है या राजा की जो प्रजा है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिले। तो हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके का होना चाहिए। Thanks for watching. If you like, then hit subscribe button because it takes a lot of effort to making these videos. I hope you guys enjoyed it. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.